हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमें आशा है कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे तथा मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का शीर्षक है शिक्षा का क्षेत्र। इससे पहले हम शिक्षा की परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं, शिक्षा के अर्थ को समझ चुके हैं, उसके अंगों को समझ चुके हैं तथा शिक्षा की उपयोगिता, महत्व और आवश्यकता के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का शीर्षक है शिक्षा का क्षेत्र। सभी लोग मेहनत से पढ़ेंगे और अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे ताकि भविष्य में इससे संबंधित कोई भी कठिनाई आपको महसूस ना हो, और जब हम परीक्षा हॉल में पहुँचें तो किसी प्रकार का हेजिटेशन मन में ना रहे और अपने क्वेश्चन को हम मुस्कुराते हुए हल करते हुए चलें। ऐसी आस्था लेकर के हम पढ़ेंगे, ऐसी मेहनत करके हम पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, हम चर्चा करते हैं शिक्षा के क्षेत्र के बारे में। तो शिक्षा शास्त्र का दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान आदि कई स्वतंत्र विषयों से संबंध है। शिक्षा शास्त्र का किन किन विषयों से संबंध है? दर्शन शास्त्र, शिक्षा, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान आदि कई विषयों से संबंधित है। और भी विषय हैं। और शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में वह सभी विषय सम्मिलित किए जाते हैं। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत वह सारे विषय सम्मिलित किए जाते हैं जिनसे शिक्षा किसी न किसी रूप से संबंधित है। मतलब वह सभी विषय सम्मिलित किए जाते हैं, वह सारे सब्जेक्ट सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें शिक्षा और उन विषयों के बीच में कुछ न कुछ संबंध अवश्य पाया जाता है। शिक्षा तथा इन विषयों के पारस्परिक संबंध से, किससे? पारस्परिक संबंध से कुछ विषयों की रचना की जाती है। शिक्षा और जिन विषयों से शिक्षा संबंधित है उनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है, पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, उनसे कुछ विषयों की, उप विषयों की रचना की गई है जिनका अध्ययन शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और उन विषयों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो वो विषय कौन है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो वो विषय हैं, जैसे कि पहला विषय है शिक्षा दर्शन। अब ये हम देखेंगे कि शिक्षा दर्शन क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लो शिक्षा दर्शन है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन के प्रति कुछ ना कुछ दृष्टिकोण होता है। क्या होता है? दृष्टिकोण होता है। हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई दृष्टिकोण होता है। उन्हीं दृष्टिकोणों के आधार पर वो योजना तैयार करता है, उद्देश्य निर्धारित करता है। तो वो जो दृष्टिकोण है वो क्या है? वही शिक्षा दर्शन है। उसी को क्या कहते हैं? जीवन दर्शन कहते हैं। शिक्षा दर्शन नहीं, जीवन दर्शन। जो दृष्टिकोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन दर्शन कहते हैं। जिसके अनुसार
वह जीवन के उद्देश्य निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? उद्देश्य निर्धारित। हर व्यक्ति के जीवन में जीवन का कुछ न कुछ दृष्टिकोण होता है और उस दृष्टिकोण के आधार पर उसके योजना तैयार की जाती है। वह अपनी योजना तैयार करता है, उसके उद्देश्य निर्धारित करता है, हैं? इस उद्देश्य की प्राप्ति किससे होती है? इन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती है। शिक्षा के द्वारा प्राप्ति होती है इन उद्देश्यों की। तो अतः अब हम समझ चुके हैं कि जीवन दर्शन के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, उनके उद्देश्य, उनका पाठ्यक्रम आदि निर्मित किए जाते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। अतः शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का, शिक्षा जो है दर्शन शास्त्र के क्षेत्र का एक अंग माना जाता है, एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दूसरी विषय है शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसके बारे में देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा समाज के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को भी स्थान दिया गया है। समाज के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत जो है शिक्षा मनोविज्ञान को भी स्थान दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा हम बालक की प्रकृति, रुचि, प्रवृत्ति, योग्यताओं का स्मृति चिंतन, कल्पना आदि शक्तियों का तथा बुद्धि विकास, व्यक्तिगत गुण, सीखने की प्रक्रिया आदि तत्वों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसीलिए शिक्षा जो है, एक जो मनोविज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। मन की बातें जानी जाती हैं कि बच्चे में किस प्रकार की प्रवृत्ति है, उसकी रुचि क्या है, इसके अंतर्गत इसमें अध्ययन किया जाता है। किसके अध्ययन अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। और यही सारे तत्व, यही सभी तत्व बालक की शिक्षा के आधार समझे जाते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर हम बालक की शिक्षा को सुदृढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, और इन्हीं तत्वों एवं शक्तियों के आधार पर बालक का सर्वांगीण विकास भी कर सकते हैं। और इसी सर्वांगीण विकास के हेतु ही शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बालक के सर्वांगीण विकास के हेतु ही हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब अगली विषय है शैक्षिक समाजशास्त्र। अब देखते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में क्या संबंध है, इसके बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्ति तथा शिक्षा पर समाज के प्रभाव तथा समाज पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं? व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तथा शिक्षा पर समाज के प्रभाव का अध्ययन करते हैं और समाज पर शिक्षा के प्रभाव का भी हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। और ये जो अध्ययन है, ये किसका अध्ययन क्षेत्र है? ये जो अध्ययन क्षेत्र है
वो शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। इसी अध्ययन क्षेत्र को हम शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं, जो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति तथा शिक्षा का समाज पर प्रभाव और समाज का शिक्षा पर प्रभाव, इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसी अध्ययन क्षेत्र को हम शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। तो हम देखते हैं कि शिक्षा एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा का इतिहास। अब शिक्षा के इतिहास से किस प्रकार से हमें शिक्षा से संबंध स्थापित है, किस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं शिक्षा से, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। वर्तमान की उत्पत्ति अतीत पर आधारित है, मतलब भूतकाल पर जो बीता हुआ कल है वही तो अतीत है। तो वर्तमान जो उत्पत्ति हुई है, वर्तमान की उत्पत्ति जो है किस पर आधारित है? अतीत पर आधारित है। इसीलिए प्रत्येक शिक्षा शास्त्री के लिए आदिकाल से लेकर के आज तक शिक्षा के विकास का इतिहास जानना आवश्यक है। पुराने समय से लेकर के आज तक जो शिक्षा का विकास हुआ है उसके बारे में जानना जरूरी है। हर शिक्षा शास्त्री का कर्तव्य बनता है कि इसका अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि वर्तमान की उत्पत्ति अतीत पर आधारित है, और जब तक हम शिक्षा के विकास में आज तक हुए परिवर्तनों का अध्ययन नहीं कर लेते हैं, जब तक हम इन्हीं शिक्षा के विकास में जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में अध्ययन नहीं कर लेते हैं, तब तक देश एवं काल के अनुकूल हम शिक्षा की संरचना नहीं कर सकते हैं, अतः शिक्षा के इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए हमें जो है शिक्षा के इतिहास का अध्ययन अवश्य रूप से करना चाहिए। और पांचवा हमारा सब्जेक्ट है शैक्षिक संगठन एवं प्रशासन। तो आज हम शैक्षिक संगठन एवं प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। शैक्षिक संगठन क्या है, शैक्षिक प्रशासन क्या है, यह हम पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक संगठन का वीडियो हम पहले आपको दे चुके हैं। आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो देखते हैं शैक्षिक संगठन एवं प्रशासन। तो शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन भी शिक्षा शास्त्र के विषय माने जाते हैं। ये जो शैक्षिक संगठन है एवं प्रशासन है, क्या है? एक विषय है। किसका विषय है? ये शिक्षा शास्त्र के विषय माने जाते हैं। शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन के सिद्धांतों एवं प्रणालियों का अध्ययन करने से हमें शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक विद्यालय का उचित प्रबंधन करने के लिए एवं उपयोगी संगठन बनाने के लिए बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। किसके माध्यम से? शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन के सिद्धांतों के माध्यम से।
समझ गए। शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन जो है, एक बार और समझ लेते हैं। शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन क्या है? ये शिक्षा शास्त्र के विषय समझे जाते हैं और शैक्षिक प्रशासन एवं संगठनों के सिद्धांतों एवं प्रणालियों के आधार पर इनका जब हम अध्ययन करेंगे, इनके सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करेंगे, तब हमें यह ज्ञान होगा कि शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से हम कैसे चला सकते हैं, विद्यालय का उचित प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, उचित एवं उपयोगी संगठन हम कैसे बना सकते हैं। ये सारी बातों का ज्ञान हमको किसके माध्यम से मिलेगा? शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन के सिद्धांतों एवं प्रणालियों के अध्ययन से। और इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि सुसंगठित एवं सुप्रशासित विद्यालयों द्वारा हम शिक्षा की प्रक्रिया का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। जब हम इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं प्रणालियों का अध्ययन करेंगे, तब हम सुसंगठित एवं सुप्रशासित विद्यालयों द्वारा हम शिक्षा की प्रक्रिया का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, शिक्षा का क्षेत्र। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अवश्य लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें। अब इसके आगे का भाग जो है हम जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।